नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज खत्म हो चुकी है। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की ओर से और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया। दूसरे चरण के लिए नामांकन के आखिरी दिन जिन दिग्गजों ने नामांकन किया उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट देखिए। थम गया दूसरे चरण के लिए नामांकन का दौर। तमाम दलों के दिग्गजों ने भरा पर्चा। नामांकन के बाद अपनी अपनी जीत का दावा। नामांकन के आखिरी दिन तमाम दलों के दिग्गजों ने नॉमिनेशन फाइल किया। जिन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया उनमें कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत, उदयलाल आंजना, महेंद्रजीत मालवीय, डॉक्टर दामोदर गुर्जर और बाड़मेर से रवींद्र भाटी का नाम शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की, जिन्होंने जालोर सिरोही लोकसभा सीट से पर्चा भरा, जबकि पिछली बार कांग्रेस ने उन्हें जोधपुर सीट से उम्मीदवार बनाया था, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें भारी मतों से हराया था। रेल की बात, पानी की बात, तो ये सब तमाम बातें हैं। और जहाँ भी मैं जैसा आपने कहा, मैं पिछले जो 2-2.5 महीने से विधानसभा चुनाव में भी आना हुआ, यहाँ का जनरल व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, उसका मन में ये पीड़ा है, और चाहे उनके वासियों में भी रहे, ये मन में पीड़ा है कि किस तरीके से जालोर से पिछड़ गया 20 सालों में, ये बहुत आगे रह सकता है। जल शक्ति मंत्री कल आए थे और उन्होंने कहा कि आपके पिताजी की वजह से जालोर में जल मिशन के तहत पूरा काम नहीं हुआ। पूछना चाहता हूँ वो क्या उन्होंने क्या रखा, क्या उन्होंने जल शक्ति मंत्री रहते कोई परियोजना क्या उन्होंने जोधपुर के लिए कोई एक योजना स्वीकृत कराई? जल शक्ति एक भी नहीं। दूसरे चरण के नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले महेंद्रजीत मालवीय ने भी बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से पर्चा दाखिल किया। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अब यहां महेंद्रजीत मालवीय का मुकाबला कांग्रेस के अरविंद डामोर और भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत से होगा। नामांकन के आखिरी दिन अरविंद डामोर ने भी नामांकन किया। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने इस सीट से अर्जुन सिंह बामनिया को उम्मीदवार घोषित किया था। पूरे देश में एक हवा है, एक माहौल है, एक वातावरण है कि मोदी साहब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और ये भी हवा है कि 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करेगी। पिछले 10 सालों में मोदी साहब के नेतृत्व में जो विकास हुआ है देश का, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और मोदी साहब का ऐसा कहना है कि अभी इस देश के अंदर बहुत अच्छे और बहुत बड़े कामों की आवश्यकता है, और इसलिए तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं चित्तौड़गढ़ लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार उदयलाल आंजना ने भी नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, किसानों के लिए ये चुनाव लड़ रहा हूं। इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से होगा। मेरे मुख्य रूप से स्थानीय मुद्दे और अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दे हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर तो हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी लड़ ही रहे हैं, पूरे इंडिया गठबंधन बता करके। तो मैं उन मुद्दों में तो राहुल जी के साथ हुई, लेकिन मुख्य रूप से चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उनके लिए चुनाव लड़ रहा हूं, और वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। दूसरे चरण के नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी दामोदर गुर्जर और बीजेपी प्रत्याशी महिमा कुमारी ने नामांकन भरा। दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थन में नामांकन रैलियां हुई, जिसमें राज्य स्तरीय नेता शरीक हुए। व्यक्ति का विचार नहीं, मोदी जी के वोट दीजिए। नहीं, मोदी जी बताएं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दें, मोदी जी के उम्मीदवार को वोट दें। लोकतंत्र में हमने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार समझ में आता है। पार्टी का काम करे, विचारधारा फैलाए और विचारधारा के आधार पर वोट मांगे, तब तो समझ में आता है। भगवान का मंदिर बना दिया, इसलिए वोट दो।
सही बात। नामांकन भरने वालों में निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र भाटी और बीटीपी प्रत्याशी जगदीश प्रसाद मीणा भी थे। मैंने पूरा भरोसा है जनता रो आशीर्वाद में हारे बेड़ू रहे और आने वाले टाइम रे मीना पूरे तरीके में समर्पित भाव रे मीना बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जनता की सेवा पूरे तरीके। देखो बीजेपी कांग्रेस तो आपस में एक दूसरे को छोड़ के दूसरे में जा रहे हैं। कांग्रेस भाजपा भी जा रही है, भाजपा कांग्रेस भी जा रही है। इनके कोई सिद्धांत नहीं है, इनका कोई जनता की सेवा है। तो एक बार चुनाव जीत गए, फिर जैसा माहौल होता है गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। दूसरे चरण के नामांकन की दौड़ में बांसवाड़ा की बागीदौरा विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुभाष तंबोलिया ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। दूसरे चरण में 13 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब शुरू होगी सियासी रण में उतरे दिग्गजों के बीच चुनाव प्रचार की जंग। लेकिन असल नतीजे 4 जून को आएंगे, जब जनता अपना फैसला सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात करेंगे कांग्रेस के भीतर मची भागम भाग की, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले ही कांग्रेस को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। संजय निरुपम, बॉक्सर विजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद शंकर पन्नू के बाद अब कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। गौरव वल्लभ ने इस्तीफे में कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में भगदड़, बीजेपी पहली पसंद, कांग्रेस से मोहभंग, इस्तीफे पर इस्तीफा, टेंशन में कांग्रेस, सनातन का अपमान, कांग्रेस में घमासान। जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस को उनके ही नेता एक के बाद एक झटके दे रहे हैं। महाराष्ट्र पार्टी का चर्चित चेहरा रहे संजय निरुपम को इस्तीफा दिए कुछ घंटे ही बीते थे कि कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी दिशाहीन बताकर हाथ का साथ छोड़ दिया। गौरव वल्लभ ने इस्तीफे के कुछ घंटे बाद ही बीजेपी ज्वाइन कर ली। गौरव 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर उदयपुर सीट से चुनाव लड़े थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा है। और मैंने प्रमुख कारण यह बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं। मैं नहीं दे सकता। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले गौरव वल्लभ ने बगावती तेवर दिखाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष को लंबा चौड़ा लेटर लिखा। आरोपों की झड़ी लगा दी। कहा कि सनातन के खिलाफ बयान और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर पार्टी के स्टैंड से वो दुखी थे। उस पत्र में मैंने अपने दिल की सारी व्यथाएं, इश्यूज जो मैं समय समय पर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को अवगत भी कराता था, वो मैंने सारे उसमें लिख दिए। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस पूरी तरह से दिशाहीन। कांग्रेस में नई सोच का सम्मान नहीं। कांग्रेस का रुख सनातन विरोधी है। सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। कांग्रेस को सही नीतियों से परेशानी है। धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित तस्य धर्मो न हंतव्यो मा नो धर्मो हतो वधित। अर्थात धर्म के मामले में आप चुप्पी साध लो। जो गालियां दे रहे हैं सनातन को, आप चुप्पी साध लेते हो। वेल्थ क्रिएटर्स को जो गाली दे रहा है, आप चुप्पी साध लेते हो और उल्टा गालियां दे रहे हो। देश में वेल्थ क्रिएशन जुर्म नहीं हो सकता। देश में जो नीतियां उदारीकरण की, निजीकरण की, वैश्वीकरण की नीतियां हैं, वो गलत नहीं हो सकती। आज आप इसलिए उन चीजों को गलत बोलते हो क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति उन चीजों को आगे लेके जा रहा है जिनको आपको सुबह से शाम गाली देनी है।
गौरव वल्लभ के इस फैसले के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा कि एक सच्चा सनातनी कांग्रेस में नहीं रह सकता। हालांकि कांग्रेस अब इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। खुद अपने गरिमान में झांक के देखने की मैं कल कानून से चुनाव लड़ रहा था, कितने साल टीवी के ऊपर जाकर के उन्होंने डिबेट की है। आज किन कारणों से गए हैं मुझे तो पता नहीं, किन कारणों से गए हैं, लेकिन कुछ लोग डिप्रेशन कांग्रेस के स्टैंड को लेकर, तो आप बताओ उनको पूछो कि कौन सा सनातन विरोधी कार्य किया भाई हमने। वो बीजेपी वाले सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या कि वहां जाते हैं वो सनातनी हो जाएगा, इधर है धर्मी हो जाएंगे हम लोग। हम सनातनी नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं है क्या? हम धर्म को नहीं मानते हैं क्या? हम राम को नहीं मानते हैं क्या? हम सभी लोग देवताओं को नहीं मानते हैं क्या? सबकी पूजा करते हैं। ये तो बीजेपी वाले तो आडंबर करते हैं, हम तो सबकी पूजा करते हैं, सबको मानते हैं। इसलिए ये जो जाएगा वो कुछ न कुछ बोल के जाएगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक जब खत्म हो जाता है आदमी, तो युद्ध के समय जब युद्ध चल रहा हो तब वो अपने परिवार को छोड़कर भागता है। इससे बड़ा पाप कुछ हो सकता है? युद्ध शुरू हो गया और आप अपने पूरे परिवार को छोड़कर भाग रहे हैं। आप क्यों डर रहे हैं? या तो आपके मन में लालच है या आप डर रहे हैं। तो ऐसे लालची लोग, उनके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन, जब कोई युद्ध शुरू होने के बाद अपने परिवार, नाते, रिश्तेदारों को, भाई को, बहन को, माता पिता को छोड़कर दूसरे की टीम में शामिल हो जाता है, वो नरक का भागी होता है। गौरव वल्लभ पहले नेता नहीं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस का साथ छोड़ा है। 2 दिनों के अंदर कई पुराने कांग्रेसियों का पार्टी से मोहभंग हुआ है। इनमें पूर्व सांसद संजय निरुपम, बॉक्सर विजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद शंकर पन्नू और पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया समेत कई नेता शामिल हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की कतार लंबी होती जा रही है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में दल बदल पॉलिटिक्स से कांग्रेस को कितना नुकसान और बीजेपी को कितना फायदा पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अजमेर से बड़ी खबर, पुष्कर नगर पालिका के डबल एओ दीपक अग्रवाल को ट्रैप किया गया है। एसीबी ने डबल एओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। यह सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, भीलवाड़ा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। अजमेर में डबल एओ दीपक अग्रवाल ने 55,000 की घूस मांगी थी। रिश्वत की राशि के साथ दीपक अग्रवाल रंगे हाथों ट्रैप हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, अजमेर से सबसे बड़ी खबर आ रही है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। पुष्कर नगर पालिका का डबल एओ दीपक अग्रवाल रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो भीलवाड़ा एसीबी ने अजमेर में बड़ी कार्रवाई की है। ठेकेदार का बिल पास करने के लिए इस घूसखोर डबल एओ ने रिश्वत मांगी थी। आखिरकार एसीबी को शिकायत मिली। एसीबी ने इस शिकायत का सत्यापन करने के बाद कार्रवाई की है। डबल एओ दीपक अग्रवाल गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं नामांकन के आखिरी दिन चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनकी नामांकन सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शामिल हुए। सभी कांग्रेस वक्ताओं ने एक सुर में बीजेपी की तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने की बात की और कांग्रेस को जीत दिलाने का आह्वान किया। वहीं उदयलाल आंजना ने निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार में वरिष्ठता होने के बावजूद उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, जिससे उनका दिमाग खराब हो गया। ऐसे में यदि सांसद बनते हैं तो वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कृपलानी को मंत्री बनाने की सिफारिश करेंगे। एक बात सही है, क्या 2 बार सांसद, कैबिनेट मंत्री, इतना सीनियर लीडर मंत्री नहीं बनावे और नए लड़के को मंत्री बना दे तो दिमाग तो विचलित होना वाजिब है भाइयों। अगर आपने भेज दिया लोकसभा में और जिस दिन अपनी समस्याओं के लिए भजनलाल जी से मिलूंगा, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान से, तो जरूर सिफारिश करूंगा भाई श्रीचंद की कि इनको मंत्री बनाने, नहीं तो पागल होकर घूमेगा भैया मेरा। तो वहीं भजनलाल सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। साथ ही दावा किया कि पूरे देश में बीजेपी की लहर चल रही है और पार्टी फिर पिछले 2 चुनाव का इतिहास दोहराएगी। बाबूलाल धायल ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से खास बातचीत की है। राठौड़ साहब, क्या लगता है आपको मोदी जी के आने के बाद किस तरह से आबोहवा बदली है जयपुर ग्रामीण की?
देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के काम में जो विश्वास है जनता को, वो अपार है। मोदी जी की जो गारंटी है वो आज सबके मन में बस चुकी है, और इस विश्वास के कारण सबको पता है कि उनका और उनके परिवार का, आने वाली पीढ़ी का अगर भविष्य कोई सुरक्षित कर सकता है पूरी तरह से, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार। तो आपको लगता है कि राम मंदिर के मुद्दे के आसपास राजनीति रहने वाली है, इस चुनाव में एक बड़ा इश्यू होगा जिस पर आप वोट मांगेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा अगर मैं सरलता से आपको बताऊं तो है राष्ट्रहित और एंटी इंडिया कैंपेन। सिंपल सीधी सी बात है। कुछ लोग हैं जो केवल जातिवाद, परिवारवाद कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है राष्ट्रवाद और विकासवाद। ये सीधा सीधा दो बड़ा अंतर है। ERCP आ गई है, आपको लगता है कि जल्द सारी चीज़ें धरातल पर उतरती हुई दिखेंगी? मोदी जी ने भी इसके लिए काफ़ी चीज़ें कही हैं। आपको लगता है कि जो किसानों की समस्याएं थी वो दूर होंगी? राजस्थान के अंदर जो बहुत ज़रूरत है जिसकी, पीने के पानी और सिंचाई का पानी, उसको दशकों से, आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, दशकों से रोक रखा था कांग्रेस सरकार। पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरा उसकी योजना बना ली थी। वो प्रोजेक्ट जब शुरू होने वाला था तब सरकार बदल गई, और उसके बाद 5 साल तक केवल राजनीति हुई। अब 2 महीने के अंदर ही ये बड़े निर्णय हो गए कि किस तरह से पीने और सिंचाई का पानी राजस्थान के 21 जिलों के अंदर पहुंचेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कह दिया कि यमुना का पानी का भी जो योजना है वो भी तैयार हो गई है। गए हैं कि 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। आप उनके दावों में कितना दम लगता है? आपको लगता है कि फिर से 2014 और 2019, 2024 में रिपीट होगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भविष्य देख सकते हैं। उन्होंने ही 2014 के अंदर एक एक कदम जो उठाया है वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और फिर भी उन्होंने केवल उसको देखा ही नहीं बल्कि उसको करके दिखाया। तो मुझे तो पूरी तरह से विश्वास है, और पूरे देश को और आपके दर्शकों को प्रधानमंत्री मोदी जी में विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो नागौर से बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा का एक सभा में संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ बयान जिसने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है, और इसी बीच ज्योति मिर्धा ने आरोप लगाए कि कांग्रेस जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसा कर रही है। हमारे संवाददाता ने ज्योति मिर्धा से इस मुद्दे पर खास बातचीत की है, उसे देखिए। मैं प्रक्रिया कि अगर हमें संविधान में बदलाव करना होता है तो उसके लिए हमें बहुमत की जरूरत होती है, और ये प्रोविजन जो आई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खुद ही दिया गया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को अलाउ करता है बदलने के लिए समय समय पे, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। 106 बार संविधान में संशोधन हुआ है, और हमेशा संशोधन, जैसे आप बड़े मुद्दे देखें तो अभी जो लास्ट हुआ था वो विमेंस रिजर्वेशन बिल का हुआ था। उससे पहले मैं बताऊंगी, जैसे पंचायती राज लागू हुआ था तो वो संविधान में संशोधन था। अगर कभी रिजर्वेशन मिला था जातीय आधार पे या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के ऊपर, तो वो पहला हमारा संशोधन था। तो इसको तोड़ मड़ोड़ करके बोला गया है, इसका अर्थ निकालने का प्रयास किया गया जो कि अर्थ था नहीं। मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा में अभी भी हमारा पूर्ण बहुमत नहीं है, और सरकार को किसी ना किसी पे निर्भर रहना पड़ता है अगर वो कोई कानून पास कराना चाहती है या कुछ फैसले लेना चाहती है देश के हित में। जाहिर सी बात है कि कोई भी सरकार होगी वो देश के हित में ही काम करना चाहती है, ऐसी मंशा होती है सरकारों की, क्योंकि उनको दोबारा चुनाव लड़ने जाना होता है, लोगों के बीच में जाना होता है। तो उसको जो ये इन्होंने, मैंने कहा बदलने की प्रक्रिया ही होती है, और उन्होंने कहा कि ज्योति मिर्धा ने संविधान बदलने की बात करी, जबकि मैंने कहीं ऐसी बात करी नहीं, क्योंकि उसका कोई कारण भी नहीं है, ना वो मेरी मैंडेट है। हम तो बहुमत मांग रहे हैं जनता से, ताकि अगर उनका जनमत मिले तो उसके बाद में संशोधन करना तो अधिकार होता है किसी भी सरकार का, और कोई पहली बार तो हुआ नहीं और आखिरी बार भी नहीं हो रहा। तो ये उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। तो चुनावी मौसम में मतदाताओं को आखिर कैसे रिझाया जाए, इसकी तकनीक नेताओं से बेहतर और कौन जान सकता है। पूरा देश चुनावी रंग में रंग चुका है। 2 चरणों के मतदान के लिए नामांकन भी प्रदेश में हो चुके हैं, और अब जाहिर सी बात है कि चुनाव प्रचार की रोचक तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए।
चुनावी मौसम में नेताओं के निराले अंदाज, मतदाताओं को लुभाने के लिए अनोखे तरीके से प्रचार, चुनावी बयार में नेताजी का अनूठा अंदाज, चुनावी शोर में नेताओं के अलग अलग रंग और ढंग देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तस्वीरों से भी आपको मुखातिब कराएंगे, लेकिन उससे पहले नागौर से इंडिया अलायंस उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल की चुनाव प्रचार की इन रोचक तस्वीरों को देखिए। ये हैं हनुमान बेनीवाल, जो बैलगाड़ी में सवार होकर मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। हनुमान बेनीवाल बैलगाड़ी में सवार हैं, सफेद चिट्टे बैल सजे हैं, चारों तरफ समर्थक जय जयकार लगा रहे हैं। बैलगाड़ी पर चढ़ते ही हनुमान बेनीवाल पहले तो वहां मौजूद लोगों से कुछ गुफ्तगू करते हैं और इसके बाद जयकारा लगाते हुए अपने चुनावी वाहन को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन रास्ते भर बैलगाड़ी चला रहे अपने सारथी का हाथ नहीं छोड़ते हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो हनुमान बेनीवाल को बैलगाड़ी से गिरने का डर सता रहा हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि डर के आगे ही जीत है। नागौर के अलावा अब चलते हैं बिहार के पूर्णिया, जहां पप्पू यादव के नामांकन के दौरान भी अनोखी तस्वीरें देखने को मिली। ये पूर्व सांसद पप्पू यादव बिहार की राजनीति में इन दिनों इन्होंने भूचाल ला रखा है। तस्वीरें पूर्णिया सीट पर नामांकन के दौरान की हैं। एक नजर में देखने को किसी फिल्म की शूटिंग से कम नहीं है। बाइक पर सवार पप्पू यादव हैं और पीछे पीछे समर्थक और कैमरा हाथ में लिए फोटोग्राफर दिखाई दे रहे हैं, मानो हर कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए भाग रहा हो। पप्पू यादव का यह अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ बाइक पर सवार होकर पप्पू यादव ने आखिरकार पूर्णिया सीट से नामांकन कर ही दिया। बाड़मेर में निर्दलीय ताल ठोक रहे शिव विधायक के नामांकन के दौरान भी रोचक तस्वीरें सामने आईं, जहां आदर्श स्टेडियम में नामांकन के बाद समर्थक उन्हें कंधे पर बैठाकर मंच तक लेकर पहुंचे। बुधवार को भी कुछ ऐसी ही अनोखी तस्वीरें सामने आई थी, जहां बाड़मेर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल के पक्ष में चुनावी सभा करने पहुंचे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर गदगद हो गए। एक तरफ फूलों की बारिश थी तो दूसरी ओर डोटासरा बेपरवाह होकर डांस करते हुए नजर आए। दौसा में तो बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा गेहूं की कटाई करते दिखाई दिए। अनोखे अंदाज वाले वीडियो चुनावी मौसम में नई सियासी बहार ला रहे हैं। वहीं दौसा से ही कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा ट्रैक्टर पर प्रचार करते दिखे। लेकिन बांसवाड़ा से नामांकन की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो सब पर भारी दिखी। राजकुमार रोत ने शहर के बीच से ऊंट पर बैठकर रैली भी निकाली। राजकुमार रोत के इस राजस्थानी अंदाज की चर्चा हर तरफ हो रही है। चुनाव प्रचार के दौरान जनता को हैरान करने और मुस्कुराने पर मजबूर करने वाली तस्वीरें आने वाले दिनों में भी आती रहेंगी, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस पर्व में सभी दलों और पार्टियों के नेता अपने अपने अंदाज में आहुति देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए नामांकन के आखिरी दिन उदयपुर लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी प्रकाश चंद्र बुज ने नामांकन दाखिल किया है। बुज अपने समर्थकों के साथ ऊंट पर बैठकर आए और इससे पहले टाउन हॉल से देहली गेट तक उनकी रैली निकाली गई। टाउन हॉल से बुज नामांकन के लिए समर्थकों के साथ रवाना हुए और बड़ी संख्या में अलग अलग विधानसभा इलाकों से आए कार्यकर्ताओं के साथ वे बापू नगर होते हुए देहली गेट पहुंचे।
है इस दक्षिणी राजस्थान के प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक मतदाता का इनका संवैधानिक हक जो है उसका, और साथ ही शिक्षा हमारा सबसे बड़ा, हम जब भी जन जागरण में जाते हैं हमारा सबसे बड़ा काम है शिक्षा को सुदृढ़ करना, और इस पे हम काम करेंगे।